Hello everyone, welcome back to our podcast, Nothing Millennial About Us. This is your host Jasraj Soki and I'm joined by Ashmit Roy. Hello. So today we are going to switch back to our series of serious topics. So today we'll be talking about an issue which I think is concerning a lot of people right now, and that is the issue of the banking crisis that is going on in India. और आई गेस ये सभी के लिए रेलेवेंट होने वाला है क्योंकि सबका पैसा किसी न किसी बैंक में तो होता ही है. और रिसेंटली काफ़ी सारी न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे आए हैं जिससे जैसे 2-3 जो प्रोमिनेंट बैंक्स हैं उनके ऊपर काफ़ी क्राइसिस का केस चल रहा है, और कई के तो मतलब जैसे रिस्ट्रिक्शंस एकदम रोक दिए गए हैं विड्रॉल के, और कुछ और पे आरबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. तो ये 2-3 तो काफ़ी हाईलाइट्स हैं. और अंडर द रेडार या थोड़ा साइलेंटली अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं. अभी वो इतने टू द फ्रंट नहीं आए ये न्यूज़, बट अगर आप थोड़ा अपना रिसर्च करेंगे पढ़ा तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है अभी इंडिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम एज अ होल. तो काफ़ी कंसर्निंग बात है ये कि ऐसा चल रहा है इंडिया में, बिकॉज इन अ वे आई थिंक हमारा बैंकिंग सिस्टम पहले बहुत सही माना जाता था. स्पेशली जब 2008 का जब क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिकन बैंक्स कितने बुरे हाल हुए थे, तब इंडियन बैंक्स ने उस समय काफ़ी रिलेटिवली अच्छा विथस्टैंड करा था उस पूरे इशू को. और अब उल्टा हो रहा है एकदम एक तरह से. तो इस बार अब इंडियन बैंक्स पे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्या चल रहा है यहाँ पे, तो उसके बारे में बात करेंगे पूरा. तो इसकी शुरुआत मैं थोड़ा सा टर्म्स क्लियर करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में कि बेसिकली एनपीए क्या होता है. तो एनपीए जिसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो बेसिकली जैसे अगर जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स को लोन्स देती है तो, और उनमें से हर मंथली आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रीपेमेंट करनी होती है. तो अगर किसी लोन पे अगर नॉर्मली ऐसा होता है कि 90 डेज तक अगर कोई भी पेमेंट ना आए तो उसको एनपीए की तरह क्लासीफाई करा जाता है बेसिकली कि उस पर रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है. और अगर कुछ टाइम के बाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो बैंक है उसके सोच सकता है कि ये कभी पैसा आने नहीं वाला, और राइट ऑफ कर दिया जाता है उसको बेसिकली कि ये लोन ख़राब हो गया, एनपीए है ये और इससे पैसे नहीं आने वाले हैं. तो थोड़ा तो रिस्क इनबिल्ट होता ही है ऑब्वियसली, आप खुद भी जानते हो कि हर थोड़ा बैंक्स में इनबिल्ट रिस्क तो होता ही है कि थोड़ा परसेंटेज ऑफ लोन्स तो ख़राब होंगे ही. तो जैसे अंडर 5% तो नॉर्मली माना जाता है कि इतना रेशियो तो हो जाता है. मतलब टोटल लोन्स में अगर 5% डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ एन ओके सेफ लिमिट कह सकते हैं. बट अभी जो क्या हो रहा है कि इंडियन बैंक्स में जो अभी करंट परसेंटेज करीब 11% हो गया, जो काफ़ी कंसर्निंग है क्योंकि जितना ये बढ़ता जाता है उतने ही बैंक्स के लॉसेस बढ़ते जाएंगे. इसमें और जो पोटेंशियल एनपीए वो भी बहुत है. तो 60 डेज डीपीडी, जैसे जो डीपीडी एक और टर्म है जो कहते हैं डेज पास ड्यू, तो एनपीए का 90 डेज डीपीडी होता है कि 90 डेज से ज़्यादा हो गए. अब जो पोटेंशियल वाले और होते हैं तो 60 डेज या 30 डेज पे, जो 30 डेज तो फिर भी ठीक है, बट 60 डेज वाले में कभी एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज एनपीए में कन्वर्ट होता है. तो अगर ये डेटा शायद इतना पब्लिक नहीं होता, बट जितना मेरी नॉलेज है बैंकिंग इंडस्ट्री में, ये डेटा भी बहुत भयानक है. ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, ये भी डेटा हाई है जो 60 डेज वाला है, तो वो उसको रोका नहीं किया तो 90 डेज हो जाएगा. तो ये जो ओवरऑल मतलब ये जो खराब लोगों का पोर्टफोलियो है वो खुद बहुत तेजी से बढ़ रहा है. और 5% भी एक अपर बैरियर था, आइडियली 3% के आसपास होना चाहिए था, बट ये 5% भी अब लोगों को लगता है कि वो काफ़ी ठीक है कंपेयर टू जो अभी डिफॉल्ट रेट चल रहे हैं. ये तो है, मतलब 11% तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है. और तो इसकी मतलब बेसिकली थोड़ा मैं शुरुआत से बताना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ. तो अभी जैसे काफ़ी अगर आप पढ़ेंगे तो लोग जैसे कहते हैं मोदी गवर्नमेंट पे ब्लेम देते हैं कि मोदी जी की गलती है, बट इसमें एक्चुअली इतना सच नहीं है. तो बेसिकली जैसे हम देखें जब 2008 का जब क्राइसिस जिसकी हम बात कर रहे थे उसी में उस टाइम पे जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी तो काफ़ी ज़्यादा लोन्स कॉर्पोरेट्स को दिए गए थे ताकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से पार हो सके, कि उनका क्रेडिट रहे कि अपने डेली वर्किंग कैपिटल होता है वो सब मेंटेन कर पाएँ और ऑपरेशन जो उनके चलते रहे. और उस समय ग्रोथ भी था इंडिया के काफ़ी हाई.
तो काफ़ी बैंक्स ओपनली और ईजिली लोन्स दे रहे थे कंपनीज को टू मेंटेन ग्रोथ। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा लोन्स दिए गए थे और ऑब्वियसली उस समय उनकी जो क्रेडिट पॉलिसीज़ काफ़ी लैक्स थी, ढीली थी थोड़ी, तो बिना इतना असेसमेंट किए और वो करे ये लोन्स दिए गए थे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जब 2011-12 में पहला जो स्लो डाउन आया था हमारी इकनॉमी में, तो उस समय काफ़ी कंपनीज़ की जो ग्रोथ रेट्स कम हो गए थे, इकनॉमी की ग्रोथ रेट कम हो गई थी, तो वो दैट वाज द फर्स्ट शॉक। और उसके बाद वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होनी हुई। तो स्पेशली जो टर्निंग पॉइंट इसमें आता है, तो ऑलरेडी काफ़ी लोन्स ख़राब होने लगे थे, बट उस समय क्या जो बैंक्स कर रहे थे वो बिकॉज वो एडमिट नहीं करना चाहते कि इतने NPAs हैं, तो वो इनको क्लासीफाई नहीं करते थे एज NPAs, बिकॉज कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी नहीं, ये गाइडलाइंस नहीं थी कि मतलब कि एग्जैक्टली NPA कब क्लासीफाई होगा। तो काफ़ी जो बैंक्स थे इनको एक तरह से छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि इनको हम ऑन द बुक्स ही रखते हैं एंड इनको भी NPA की तरह क्लासीफाई नहीं करेंगे, कि हम ये अभी भी रिकवर हो सकते हैं, इवन दो उनकी रिकवरी का चांस ऑलमोस्ट 0% था। तो उसके बाद जब हमारे रघुराम राजन जो हमारे RBI के गवर्नर आए, तो उन्होंने 2014-15 के टाइम में उन्होंने ये नई पॉलिसी उन्होंने डिफाइन करी जो एग्जैक्टली कि NPAs कैसे क्लासीफाई करे जाएंगे। और उस स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से बेसिकली हर बैंक को अपने लोन पोर्टफोलियो फिर से रीअसेस करना पड़ा। तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि जो नई गाइडलाइंस में काफ़ी जो पुराने लोन जो पहले छुपे हुए थे वो सब अब NPA की तरह क्लासीफाई होने लगे धीरे धीरे। तो काफ़ी ज़्यादा ये परसेंटेज बढ़ गई। तो इनफैक्ट मैं डेटा जो देखा था कि 2008 में इंडियन बैंक का NPA सिर्फ 3% था, और अभी वो सिर्फ 10 साल में 11% हो चुका है। और ये टू अ लार्ज पार्ट इसी वजह से, क्योंकि जो छुपाए हुए ख़राब लोन्स थे वो बाहर आ रहे हैं। तो इसलिए अब हम इस क्राइसिस सिचुएशन में आए हैं, क्योंकि बेसिकली जो प्रॉब्लम पहले से थी काफ़ी सालों से, बट अब ये क्लियरली बाहर आई है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ लोन देने का जो फिलॉसफी है, जो क्रेडिट की फिलॉसफी है, वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउट ये इस पे आता है कि जनरली जो केनीसियन इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जब रिसेशन आता है तो ज़्यादा गवर्नमेंट को लेंड करना चाहिए ताकि उसको बूस्ट करे। तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट साइड ये है कि जब आप अच्छी सिचुएशन में तो आपको कम लेंड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के पास खुद ही अपनी अर्निंग से पैसा है। बट हमारे यहाँ उल्टा हुआ, क्योंकि जब मैं थोड़ा और पहले जाऊंगा कि जब 98 से 2004 के बीच में जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी, तो वाजपेयी गवर्नमेंट को हमेशा याद किया जाता है कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी। बट टू बी ऑनेस्ट 2002 तक बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, .com बबल, पोखरन या ड्राउट्स बहुत सारे थे, तो इस वजह से इतनी ग्रोथ रेट आई नहीं थी। तो 2003 के बाद जो बेस सेट होने पर जो ग्रोथ रेट आई, जो 4 में से मनमोहन सिंह बने, वो बेस पहले से सेट था। जो उसके बाद ग्रोथ रेट आई वो अनप्रेसिडेंटेड थी। एग्रीकल्चर में 4% की ग्रोथ रेट थी, तो रूरल इनकम तेजी से बढ़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये सब प्रपोज हो गए थे, और एयरपोर्ट्स बनने शुरू हो गए थे, रेलवे स्टेशन, सब कुछ एकदम तेजी से बढ़ा था। तो क्योंकि हम बूम में थे, तो एकदम से बैंक ने बांटा कि यही टाइम है काफ़ी कमाने का भी, और गवर्नमेंट से भी प्रेशर होता था PSB पे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि PSBs प्राइवेट बैंक की तरह काम नहीं करते कि उनको सेल्स बढ़ाना है सिर्फ। उनके ऊपर कई सोशल प्रेशर भी होते हैं कि उनको एग्रीकल्चर लोन करना है, प्राइवेट सेक्टर लोन करना है, और कॉर्पोरेट को भी देना है, क्योंकि कॉर्पोरेट को लोन कौन देगा? अगर आप कॉर्पोरेट को लोन नहीं देंगे तो इन दी एंड अगर प्राइवेट बैंक नहीं दे रहा, किसी को तो देना है। तो 2004 से 8 के बीच में एक तो इसलिए लोन दिए गए, दूसरा जब रिसेशन आया तब एक और प्रेशर था कि क्योंकि रिसेशन आ गया है तो दुनिया में आया था, तो इंडिया में भी थोड़ा इम्पैक्ट था ही, तो कहीं इंडिया में कम ना होते, तो इसलिए आप और लोन दो। और यही रीज़न है कि 2008 से 10 के बीच में इंडिया की इकोनॉमी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और यही अगर आप जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे मैं खुद बैंकिंग सेक्टर में हूँ, तो अगर ये शायद जो लोग भी सुन रहे हैं वो बैंकिंग में जो काम करते हैं, उनको ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो आप सिबिल रिपोर्ट देखें कस्टमर्स की, तो उनके ज़्यादातर जो क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होते हैं वो 2008 से 12 के पीरियड में होते हैं, क्योंकि उस टाइम इतने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड बांटे गए थे। क्योंकि जैसे मैंने कहा 4 से 8 के बीच में सैलरीज बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, IT सेक्टर में बहुत जॉब्स निकली, तो क्रेडिट कार्ड मिलने शुरू हुए, तो बिना असेसमेंट के बस बांटे जा रहे थे। और लोगों को खुद भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि इसका क्या करना था। उन्होंने चार्जेस देना शुरू किया कि इतने ज़्यादा, तुरंत उसको ख़त्म करना शुरू किया। तो ये तो 2010-11 में जो डबल डिप जिसे कहते हैं रिसेशन आया था, तब इसकी पोल खुली। और इसमें एक और रीज़न था कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले थे प्रोजेक्ट, उन पे इस डेकेड में बहुत असर हुआ। कि जैसे आप GMR के हो गए, या अंबानी का एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था, या बहुत सारे प्रोजेक्ट थे ऐसे
जो कि सोशल जस्टिस वाली स्कीम्स की गवर्नमेंट की उसके अंडर आके फंस गए। अब हुआ ये कि आफ्टर 2009 जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके कई सारे सोशल वेलफेयर की उन्होंने पॉलिसीज ले आई, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि अच्छी बात है, मतलब इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ही नोबल कॉज है, आजकल काफ़ी इन भी है। बट हमेशा ये बात याद रखें कि इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम इसीलिए हुई है क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी है, लोगों की डिमांड थी। अगर आप एकदम से ये कर देंगे कि सब कुछ इन्वायरमेंटल गाइडलाइन, तो मतलब एनजीटी की बात से इतना स्ट्रिक्ट था कि आप जंगल के पास नहीं बना सकते। आप यहाँ पे ओखला में एक बर्ड सेंचुरी है, तो उसकी वजह से कई बिल्डिंगों के प्रोजेक्ट्स को रोक दिए गए कि वहाँ से बिल्डिंग से एक्सीडेंट हो सकता है। फॉर गुड और बैड छत्तीसगढ़ में कई प्रोजेक्ट रुक गए क्योंकि कोर फॉरेस्ट एरिया में है। तो इस तरह से कई प्रोजेक्ट सिर्फ इन्वायरमेंटलिज्म की वजह से रुके। दूसरा वो इन्होंने एक और बिल लाए थे लैंड एक्विजिशन, क्योंकि लैंड एक्विजिशन को लेकर सिंगुर और नंदीग्राम में, शायद जो थोड़े पुराने लोग हैं हमारी को याद हो कि वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया था। तो उसके बाद से लैंड एक्विजिशन बिल लाया गया जिसमें कि फार्मर्स को 4 times उनके जो सर्किल रेट से पैसा मिलेगा, विच इज़ काइंड ऑफ गुड थिंग, ऐसा इसमें गलत नहीं है। बट इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो लैंड लोगों को मिलनी चाहिए थी कॉर्पोरेट्स को प्रोजेक्ट्स के लिए, जो ऑलरेडी अलॉटेड थी इसका बल्क ऑफ लैंड, अब वो जो बाकी लैंड थी वो उनको मिली नहीं, और इस वजह से उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट थे जो आसपास की लैंड खरीद ली थी वहाँ पे उन्होंने आगे कर नहीं पाए, और क्योंकि उन्होंने लोन ऑलरेडी ले रखा था तो वो रीपेमेंट में दिक्कत हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि माइनिंग, कोल माइनिंग, आप कह रहे हैं एंटी करप्शन मूवमेंट का टाइम था, तो कोल माइनिंग के लाइसेंसेस के ऊपर बहुत था, तो वहाँ पे भी एक एंटी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट हो गया था कि कॉर्पोरेट चोर है, पॉलिटिशियन चोर है। तो इस तरह के चीज़ों से जो हेवी प्रोजेक्ट थे वो सबके सब रुक गए, और फिर वो जैसे ही रुके तब बैंकों पे बहुत ज़्यादा असर हुआ। एक और चीज़ इस पर मुझे याद आता है कि जो प्राइवेट, क्योंकि मैं उस वक्त गवर्नमेंट बैंक में ही था उस टाइम, तो एक एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होता था, मतलब कि रीस्ट्रक्चरिंग, फिर रीस्ट्रक्चरिंग में फिर एक और रीस्ट्रक्चरिंग। आई रिमेंबर एक टेक्सटाइल कंपनी थी पंजाब में, तो उन्होंने उनकी, मैं इंटर्न था तब, मैं इंटर्न नहीं मतलब ट्रेनिंग पे था, तो उसमें बेसिकली उनका जो प्रपोजल आया था तो उसमें ये था कि कॉटन के साथ ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, पूरी कहानी लिख दी। जो MBA यहाँ पे है वो समझ सकते हैं कि कैसे बनाई जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इधर उधर सेकेंडरी डेटा लाके, और उसका नेट ये था कि रिस्ट्रक्चर करो, और यही कहानी 6 महीने पहले भी उन्होंने बताई थी। तो 6 महीने पहले रिस्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद फिर रिस्ट्रक्चर हुआ। सो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक लगातार रिस्ट्रक्चर करके अपनी बुक्स छिपाते थे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। एंड जैसे आपने रघुराम राजन की बात की, रघुराम राजन के आने के बाद से एक चीज़ ये भी हुई कि जो 30 days के DPD और 60 days की DPD वाला टाइम पीरियड था वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि आपको 30 days पे मॉनिटर करना शुरू करना है। पहले गवर्नमेंट बैंक मॉनिटर ही नहीं करते जब तक वो 180 दिन पार ना हो जाए। तो वहां से भी थोड़ा असर पड़ा था कि और रिकॉग्नाइज होना शुरू हुआ था। एग्जैक्टली तो वही है कि तो जब ये 2014-15 में नए गाइडलाइंस आए थे तो उसके बाद से धीरे धीरे ये जो NPAs कॉन्स्टेंटली बढ़ने लगे। तो अब हम मतलब मैं इसको 3 पार्ट्स में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि ये पूरा क्राइसिस जिसका मिला के हो सकता है। तो पहला जो मैं बात करता हूँ NBFCs के बारे में। तो NBFCs बेसिकली कि आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो एक तो जैसे आपके बैंक होते हैं SBI, HDFC और ये सब जो लेंडिंग और मतलब एज अ कस्टमर को लेंडिंग करते हैं। तो एक और ये होते हैं जो NBFC जिनको शैडो बैंकिंग कहा जाता है, जो बेसिकली जिनके पास कमर्शियल सेविंग्स और डिपॉजिट्स और इन सब के लाइसेंस नहीं होता, बट ये बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे हाउस लोन्स हो गए, ऑटो लोन्स हो गए। तो वहाँ पे क्या है कि अब जैसे जो नए ये जो सारे रेगुलेशन थे ये बैंक्स पे तो अप्लाई होते हैं, बट NBFCs में अभी भी काफी रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट नहीं है। देखिए रेगुलेशन तो वही होती है कि मैं खुद NBFC में काम करता हूँ, तो हमारे KYC नॉर्म भी अगर RBI का सर्कुलर चेंज होता है तो मैं लिटरली देखता हूँ RBI सर्कुलर चेंज हुआ तो हमें भी करना है, बट नॉर्म्स उतने मतलब उसे मॉनिटर करना इतना ईजी नहीं है। 2000 NBFC है तो आप किस को मैनेज करते रहोगे। तो फिर बेसिकली अब जैसे तो इनके पास अपने ही लोन्स ये पास आउट करते रहते हैं, तो उन पे इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती नहीं है। तो काफ़ी इन्होंने लिबरली जिसे कहते हैं लोन्स बांटे इन्होंने, और बहुत अलग अलग टाइप की हो गई। तो पहले जैसे मैं IL&FS जो सबसे आई थिंक नंबर 1
क्रैश कह सकते हैं इस पूरे क्राइसिस का, जिसने पूरी सॉर्ट ऑफ ये कहानी खोली है। तो बेसिकली लास्ट ईयर था कि जब पता चला कि वो अपने लोन्स पे डिफ़ॉल्ट करने लगे। जो बैंक्स को लोन्स देने वापस होते हैं, NBFCs, वो बैंक से लोन लेते हैं और फिर अपने कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। तो फिर वो जो वापस रीपेमेंट करनी थी उनको बैंक्स को, IL&FS को, वो डिफ़ॉल्ट होने लगे। और उसके बाद पता चला कि उन्होंने बेसिकली इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को लोन दे रखे थे जिनकी वायबिलिटी भी नहीं थी, और काफ़ी ऐसे लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम, NGT की वजह से उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे जो जिन्होंने उन्हें लोन पास आउट कर दिए थे, बट वो काम स्टार्ट नहीं हुआ था उन पे काम। तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऐसे ही उनका लोन चला गया था। करीब 90,000 करोड़ का उनका आउटस्टैंडिंग लोन्स है, जो जिसमें से 60,000 अभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ है। तो उनका काफ़ी ज़्यादा उनके डिफ़ॉल्ट करने लगे पेमेंट्स पर। अब बेसिकली अब वो कंपनी एक तरह से बंद हो चुकी है, और उनमें एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है उनके ऊपर, कि उनके जो चेयरमैन थे उसने ये जानते हुए कि कई प्रोजेक्ट्स जो नहीं काम करने वाले तो फेल होने, तो उनको भी पैसा दिया है। तो उनके ऊपर अलग फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर पे उनके बोर्ड को जो था वो हटाया गया है, नया बोर्ड को लाया गया है। तो अब बेसिकली वो सारे एसेट्स बेच रहे हैं धीरे धीरे, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स थे, उनकी प्रॉपर्टी थी, और पूरी कंपनी उनको बेच के अपने लोन्स वापस रीपे कर रही। तो ये सबसे पहला बड़ा क्राइसिस था। उसके बाद फिर नेक्स्ट आया जो आपका DHFL है, जो दीवान हाउसिंग वाला। तो उनका सेम है कि उन्होंने भी भर के लोगों को लोन्स दिए घर खरीदने के लिए। जो हाउसिंग बूम चल रहा था बेसिकली कुछ सालों पहले तक, जब सब लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, अपना एज इन्वेस्टमेंट की तरह देखते थे घरों को, तो उन्होंने भर के लोन्स दिए। बट ऑब्वियसली अब जैसे पूरा आपने खुद ही न्यूज़ पढ़ी होगी, पूरा हाउसिंग सेक्टर कितनी बुरी तरह क्रैश हो चुका है इंडिया में। DHFL फेमस था अपनी फास्ट अंडरराइटिंग के लिए, और दो तेज़ी से लोन मिलता था। क्योंकि मैंने जो NBFCs का नाम सुना था वो DHFL सही सुना था, क्योंकि हम लोग बैंक से होते तो हमारे कस्टमर्स कहते थे कि यहाँ तो मुश्किल है बट यहाँ मुझे आसानी से मिल जाता था। तो बेसिकली मतलब DHFL का तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट बाकी NBFCs और प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा लेते थे। एक तो अपफ्रंट वहाँ से कमा लेते थे, और उसके बाद उनका बहुत ही क्विक टर्न अराउंड टाइम था लोन का। तो एग्जैक्टली है। तो फिर उन्होंने भी लास्ट ईयर आई थिंक सितंबर 2018 में उन्होंने भी अपने काफ़ी लोन्स पे डिफ़ॉल्ट करने लगे थे वो, और उनका भी पता चला था कि करीब उनका आई थिंक 9,000 करोड़ का जो लोन्स है वो काफ़ी एट करंट लोन्स में है, जो उनको रीपे करना था बट वो नहीं कर पा रहे थे। तो उनका भी, बट लकीली अभी वो कंपनी पूरी डूबी नहीं है, उनका अभी भी काफ़ी एसेट्स हैं जो, और धीरे धीरे उसका भी उनका लोन बुक बहुत बड़ी हो चुकी है उनकी। करीब आई थिंक उनकी करीब 1 लाख करोड़ की उनकी लोन बुक है। और उसमें से जो उनके, बट एटलीस्ट ये है कि उनका पूरा NPA सॉर्ट ऑफ जो कह सकते हैं इतना हाई नहीं है, तो वो धीरे धीरे लोन्स अपने रीपे कर रहे हैं। उन्होंने शायद और लोन्स देना बहुत कम कर दिया। अब तो नहीं, DHFL लेंडिंग तो बहुत ही कम कर दिया, लेंडिंग बहुत कम कर दिया उन्होंने। क्वार्टरली लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए थे वो उनके, तो आई थिंक लास्ट क्वार्टर था वो उनकी नेटवर्थ के कुछ प्रपोर्शन में आने लगा था, सिग्निफिकेंट प्रमोशन में। तो जो लॉसेज है वो बहुत क्रिटिकल है। और अभी कल ही मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि वो अपने एसेट्स को बेचना उन्होंने शुरू कर दिया है, खासकर तो क्योंकि वो ऑलरेडी बैक्ड बाय वो हाउस लोन है, तो ज़्यादा सेफ होते हैं। तो वो उसका कोई ना कोई तो खरीदार मिल ही जाएगा, तो फिर वहाँ से वो थोड़ा सा बचना चाहते हैं। और इसी सेक्टर में एक और कंपनी थी इंडिया बुल हाउसिंग, तो उनका भी बहुत बुरा हाल चल रहा है। और अभी लक्ष्मी विलास बैंक के साथ उनका मर्जर को रोका गया, तो 26% और शेयर गिर गए उनके। तो ये, और IFL भी काफ़ी बड़ा ब्रांड था, खासकर जो हमारी इंडस्ट्री में बैंकिंग में, बट टू वर्क विथ हमारे शायद कॉलेज में भी आई थी। सो उनका भी काफ़ी बुरा हाल चल रहा है। तो यही है, सबसे पहले NBFCs का डाउनफॉल शुरू हुआ था, जिन्होंने जो स्पेशली जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे हाउसिंग और ऑटो लोन्स का भी काफ़ी बुरे हाल है। आई थिंक बजाज फाइनेंस के भी काफ़ी, जिन्होंने ऑटो लोन्स दिए उनके काफ़ी प्रॉब्लम चल रही। फिर रिलायंस कैपिटल उनके तो वो भी ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है पूरी तरह से। उनकी भी, वो बहुत अच्छा ब्रांड था इस सेक्टर में, इसको काम करना है NBFC में, बट मतलब तो वो भी कम्प्लीटली डाउन है। तो ये हमारे NBFC जो शैडो बैंकिंग एक तरह से कहते हैं उसका, इससे बैंक्स पे भी आई गेस असर पड़ता है, क्योंकि इनके जो पैसा उठाते हैं वो तो बैंक से उठाते हैं। और जिस तरह से 1,00,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है, तो अनलाइक स्टार्टअप्स आई गेस उनकी ज़्यादा डेट फंडिंग होती है, इतने हाई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, तो वो सब बैंक से ही आता है। तो बैंक्स का कितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा NBFCs को। और मैं कहते हैं बैंक्स NBFCs को लेंड भी करते थे बिकॉज ऑफ अ श्योर रिटर्न जो इतने बल्क में उनको मिल रहा है।
सो एक और मैं क्लियर करते हैं, जो फिनटेक स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं वो भी NBFCs ही होते हैं, उनको भी नॉन बैंकिंग लाइसेंस होता है, मतलब जो खुद अपनी बुक्स पे लैंड करते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में, ब्रॉड कैटेगरी में ही आते हैं। एग्जैक्टली तो वही, और स्पेशली जो एक्सपोजर की बात करें, अभी येस बैंक का है, जो आई थिंक 1 साल पहले तक वो इंडिया का नंबर 1 एक तरह से बैंक माना जाता था। उसकी ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड थी शेयर मार्केट की, और ये शेयर मार्केट ग्रोथ तो मतलब मैंने खुद पैसा लगाया है और काफी पैसे मिले। और अब पिछले 1 साल में आई थिंक 90% उनकी शेयर वैल्यू गिर चुकी है, और उसका एक मेजर रीज़न यही है कि उनका NBFC एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, स्पेशली आई थिंक DHFL का है उनका। तो ये सारे जो उन्होंने लोन्स इन कंपनीज को दे रखे थे, वो अब सारे जो, क्योंकि वो उनकी कंपनीज NBFCs प्रॉब्लम्स में, तो एक तरह से उसका इम्पैक्ट घूम फिर के बैंक पे आ जाता है। फिर उनका थोड़ा ये भी है कि उनका जो चेयरमैन को राणा कपूर उनको जो उनका जो टर्म था वो RBI ने एक्सटेंड नहीं होने दिया, तो उसमें भी काफ़ी इशू है कि ऐसे क्यों नहीं करने दिया। और फिर आई थिंक राधा कपूर ने अपने शेयर्स भी ओपन मार्केट में बेच दिए थे, विच इज़ अ काइंड ऑफ वेरी बिग अलार्म होता है जबकि आपके खुद के बैंक का कैप्टन खुद ही शिप से भाग रहा है। हाँ तो आई थिंक उसका भी काफ़ी नेगेटिव व्यू लिया था मार्केट ने। तो येस बैंक जो इतना बड़ा और सक्सेसफुल बैंक था, उसके अभी शेयर मार्केट की बुरे हाल है एकदम। तो उसका भी ये एक रीज़न है कि NBFC एक्सपोजर उनका इतना ज़्यादा था कि अब उसी का लोग उस बैंक से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसके शेयर्स बेच रहे हैं। एग्जैक्ट तो ये है। तो NBFC इसका ये है कि ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स जो हैं जिन्होंने भर भर के लोन्स बिना मॉनिटरिंग के दे दिए, और अब वो खुद तो फेल हो रहे हैं, साथ में जो बैंक उनको पैसा देते हैं वो उनको साथ में लेके डूब रहे हैं। तो एक तो ये NBFC का जो क्राइसिस है ही अलग से, जो एक तरह से पूरा आई थिंक पूरा एपिसोड अलग से ही हो सकता है। बट दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम्स बैंक्स ने फेस करी है वो कॉर्पोरेट्स को लेके। तो अब जैसे आपने काफ़ी टाइम से सुन ही रहे होंगे, जैसे इंडिया में जेट एयरवेज को एग्जांपल ले लेते हैं, या किंगफिशर का ले लेते हैं, नीरव मोदी का ले लेते हैं। तो इन सब 9-9 हज़ार 10-20 हज़ार करोड़ रुपए बैंक से इन्होंने लोन लेके भाग गए, इनकी कंपनीज फेल हो गई हैं। विजय माल्या का तो हमें पता ही है, उनको चेस करे जा रहे हैं कब से 8,000 करोड़ के लिए, जितना भी है। तो ये भी उन्होंने, ये वही 2008 और 9 का जो पूरा टाइम था जब उन्होंने भर भर के कॉर्पोरेट्स को पैसे दिए हैं, और काफ़ी अंधाधुंध तरीके से पैसे दिए हैं। अनिल अंबानी का ग्रुप भी काफ़ी आई गेस इंडेटेड है, तो कि काफ़ी बुरी हालत है इसी वजह से कि जो पुराने लोन है वो दे नहीं पा रहे। तो वही होता था कि एक इतने कंपनीज का ग्रोथ था रेवेन्यू में, तो बैंक्स को एक तरह से लगता था कि काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट। और वही है कि जैसे PSBs की बात कर रहे थे कि उन पे इतना वो नहीं होता, मॉनिटर करने का इतना प्रेशर होता नहीं है उनको। बस से होता है कि एक तो पॉलिटिकल प्रेशर भी उनको एक तरह से आता है कि आप इस कंपनी को लोन दे दो या उस कंपनी को लोन दे दो। फिर तो इस तरह से इस प्रेशर में भी आके फंस जाते हैं, फिर वो बिना अपना ड्यू डिलिजेंस करे लोन्स दे देते हैं। और फिर उन पे भी अपना होता है कि किसी ना सेफ लोन्स कहाँ दे, तो बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन्स देना एक तरह से सेफ माना जाता है कि इतनी बड़ी कंपनी है कि डूब नहीं सकती। बट ऑब्वियसली हम काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं कि ये सब बड़ी जेट एयरवेज और इन सब के एग्जाम्पल्स हैं ही हमारे पास। रिलायंस का कम्युनिकेशन जिनका वो उनका भी बुरा हाल है। तो ये सारी अंधाधुंध इन्होंने पैसे बैंक से दिए थे इन सारी कंपनीज को, तो अब वो सारी एक तरह से कंपनीज फेल हो गई हैं, लोन्स रिकवर कर नहीं पा रहे हैं वो, और ये सारे के सारे उनको लोन्स अपने राइट ऑफ करने पड़ रहे हैं। तो ये सारे जो हमारे SBI और ये सब बड़े बड़े HDFC ये सब बैंक इन्होंने जिनको इन कंपनीज को लोन दे रखा है वो सब फेल हो रहे हैं एक तरह से। और पहले तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम तक अपने बुक्स में छुपाने की कोशिश कर रहे थे, बट ऑब्वियसली जब ये जो नए NPA रूल्स आए तो उसके बाद उनको ये सब डिस्क्लोज करना पड़ रहा है। मैं अभी कुछ पढ़ रहा था कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीब 1 लाख करोड़ लोन्स को एज NPA का क्लासीफाई करा गया, जिसमें सबसे आगे शेयर SBI का था। तो ये भी काफ़ी डरावना है कि 1 लाख करोड़ रुपए, मतलब हम तो सिर्फ 8-9 हज़ार करोड़ सुन के ही हम हैरान हो जाते हैं, और यहाँ पे पता चलता है कि 1 लाख करोड़ सिर्फ 1 साल में ही हुआ है। और ये ज़्यादातर ये सब कॉर्पोरेट्स को ही लोन दिए गए थे। तो वही यकीन है कि मॉनिटरिंग और जो किसी क्रेडिट पार्ट जो होता है, जो इनको रिस्क मैनेजमेंट वाला होता है, उस जब सेल्स के साथ मिक्स हो जाता है, जब आपको होता है कि बस अपने टारगेट्स अचीव करने सेल्स के, तो उसमें लोग ऐसे होते हैं कि बिना सोचे लोन्स देने को काफ़ी रेडी हो जाते हैं। तो और इसका आई थिंक सबसे नंबर 1 एग्जांपल तो PMC बैंक का है, जो पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, जो जिस पे अभी एक RBI की गाइडलाइन आई थी, वो आया था कि
जो सारे जो कस्टमर्स के पैसे वो विड्रॉ नहीं कर सकते, 1,000 रुपये की विड्रॉल लिमिट लगा दी थी कस्टमर्स के लिए, क्योंकि उनके लोन का इतना बुरा, उनके कैपिटल का इतना बुरा हाल था। ये एक बड़ा बैंक है, ये कोई छोटा बैंक नहीं, मतलब ऑब्वियसली बड़े बैंकों में नहीं आता, बट कोऑपरेटिव बैंक्स में काफ़ी बड़ा, क्योंकि आई रिमेम्बर तब ये ऑफिस में मेमो आया था कि इनकी लेंडिंग पे थोड़ा सा देखना है हमें, कि तो फिर मुझे लगता था ये कोई छोटा सा होगा, बट देन आई रियलाइज कि कितने सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो कि एक्चुअली इनका अकाउंट वहाँ पे होगा, तो पंजाब एंड महाराष्ट्र में, और भी आप सर्च करें, इवन दिल्ली में ब्रांच है जहाँ मैं रहता हूँ, लाजपत नगर, उसके पीछे पीएमसी करके एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, पीएमसी बैंक मालवीय नगर में भी है। सो ये एक बड़ा बैंक है, और सोचो उनके जिनके डिपॉजिटर है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि इनका पैसा लॉक हो गया है। एग्जैक्टली। सो और सबसे मजे की बात है कि कोऑपरेटिव बैंक एक अलग ही स्पेस में है, तो शायद हम में से शायद बहुत ही कम लोग हैं जो कि एक्चुअली इस सेक्टर में काम किए हो या जानते हो, क्योंकि इन्होंने अपनी 75% ऑफ लोन बुक आई गेस HDIL को एक्सपोज कर दी थी, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है हर इंस्टीट्यूशन, FI इंस्टीट्यूशन का, कि कितना उनका लोन बुक का एक्सपोजर कितना है एक एक ग्रुप को, एंड दिस इज द रीजन व्हाई प्राइवेट सेक्टर ग्रुप्स वर नेवर अलाउड टू ऑपरेट बैंक इन इंडिया लाइक अंबानीज और टाटा, बिकॉज इट वाज ऑलवेज थॉट कि वो लोग लेंडिंग अपनी इंस्टीट्यूशन को कर देंगे और उससे बहुत बड़ा एक मॉडल करप्शन हो सकता है। और अब बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक्स में इतने लैक्स मैकेनिज्म होती है डायरेक्टर बनने में, जो बड़े बड़े तो नहीं बट मिडलिंग कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो खासकर जो रूरल बेस्ड होते हैं, वो इतनी सिंपली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कब्जा कर लेते हैं, लोगों को अपॉइंट करके, नॉमिनेट करके या इलेक्शन में जीत के, और फिर एक बार आपके सेट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए तो वो बैंक आपका हो गया, मतलब आपने लिटरली बैंक खरीद लिया है। खासकर जैसे आप PMC में भी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, तो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है और कोऑपरेटिव बैंकिंग बहुत स्ट्रांग है, वहाँ एन नंबर ऑफ नेता है जो कि डायरेक्टर्स है, और वो उनकी खुद की कंपनियां होती है, वो खुद को लेंड करती है, वो कोऑपरेटिव बैंक बने ही इसलिए होते हैं कि वो फाइनेंस कर सके शुगर कंपनीज को। तो जो NBFCs के हम लोग कह रहे हैं कि लैक्स मैकेनिज्म है, कोऑपरेटिव्स का तो बट एटलीस्ट वो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं, बट कोऑपरेटिव बैंक्स में तो लिटरली वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जहाँ आप सही मूव करें तो आप लिटरली एक बैंक को ही ओन कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो मतलब सही में तो मैं देखा था कि PMC बैंक का 9,000 करोड़ उन्होंने लोन बांटे, उसमें 75% उन्होंने HDIL को दिया है, और ये भी अभी इन्वेस्टिगेशन में निकला कि ये लास्ट ईयर तक लोन्स दिए जा रहे थे उसी कंपनी को, जबकि उनका ऑलरेडी उनके जो देख रहे थे कि कंपनी फेल हो रही है और उसका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है और ऐसे नहीं, बट उसके बावजूद तो तब लोन्स देते रहे एंड तक, जब तक उनको लिटरली RBI ने आके रोका नहीं। तो ये उनकी हालत थी कि ब्लाइंडली दिया जाता, और जो उनका CEO था कंपनी का, उसने अपना पर्सनल लोन भी ले रखा था 90 करोड़ का, तो वो दैट वाज अनदर। तो इसको तो आप समझ सकते हैं कि कैश काउ है, मतलब उनको एक कुआं मिल गया जिसमें पैसा ही पैसा है और वो अपनी मर्जी से बस उसको निकाल रहे हैं। तो तुम्हारे बैंक है, तुम्हारे पास मजे करने के लिए बैंक आके मतलब वही एक अगर 75% बैंक एक कंपनी का हो गया तो आप एक तरह से लिटरली उसी कंपनी का ही बैंक है, मतलब तुमने एसेट उसी के पास है, तुम्हारे सारे एसेट वहां जमा है, तो वो तुम्हें ओन कर रहा है, तुम उसको ओन नहीं कर रहे हो। तो ये तो हालत है। और उसमें एक और जो लक्ष्मी विलास बैंक है, उनका भी आजकल काफी बात हो रही है, उसमें भी सेम केस है कि बहुत ही ज्यादा उनकी जो क्रेडिट्स क्वालिटी है बहुत गिर चुकी है, और अभी तो ऐसा कोई विड्रॉल डिपॉजिट उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए। बहुत बड़ा बैंक है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर है, आई गेस 80 years ओल्ड बैंक है, तमिलनाडु वगैरह में बहुत ब्रांचेज इसकी, और इसका भी इंडिया बुल हाउसिंग से मर्जर शायद रोका गया, क्योंकि दोनों ही खत्म होते हैं ये कंपनियां। तो ये भी है, दो बड़े बैंक जो कॉर्पोरेट लोन्स की वजह से एक तरह से डूब चुके हैं, और बाकी भी SBI जिसके एक क्वार्टर में 14% तक NPAs पहुंच गए, तो वो जो मतलब सोचना भी डरावना है एक तरह से इतने बड़े बैंक का। मतलब जैसे हम रीजन तो खैर बोलना कि रीजन तो हमने काफी डिस्कस किया है, बट फिर भी ये काफी इम्प्रैक्टिकल लगता है, मतलब सोच के पॉसिबल नहीं लगता कि इतने लैक्स क्रेडिट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड होंगे। मतलब आई गेस इतना तो बैंक्स की इनहेरेंट मेमोरी होती है कि स्ट्रक्चर्स होते हैं कि इतना लैक्स नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं ये एक लेवल ऑफ करप्शन भी दिखाता है कि ये कोई नॉर्मल रिस्क फेलियर नहीं हो सकता, ये मैसिव लेवल पे कोई ओवर साइट किया गया है इसके रिस्क डिपार्टमेंट को।
कोऑपरेटिव का तो एग्जांपल हमने देखा ही है, इवन गवर्नमेंट बैंक्स की। आप जैसे हम लोग भी पढ़ते थे पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तो आई गेस यही है मुझे याद भी नहीं। तो अगर आपको लोन दे रहे तो आपको वहाँ का लोकल पॉलिटिकल या इन्वायरमेंटल आपको तो देखना ही चाहिए था कि अगर आप जंगल में बस्तर में आप लोन दे रहे तो कहीं ना कहीं एनजीटी कोई आया था वो इन्वायरमेंटल लॉस को इन्फोर्स करने के लिए, बट लॉस तो थे ही ना इन्फोर्स। तो आई गेस आप अंडर राइटिंग कर रहे थे बड़े लोन की, तो आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल लॉज जहाँ पे ऑपरेट कर रहा है वो तो देखना ही चाहिए था देने से पहले। आपको पता है जंगल में दे रहे हो तो जंगल में तो कुछ ना कुछ तो होगा ही इशू। तो ये तो एक मैसिव लेवल पे एक क्रेडिट अंडर राइटिंग टीम की गलती मैं कहूँगा। ये तो स्टैंडर्ड्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है। तो एनीवेज हम थर्ड लेग ऑफ दिस क्राइसिस जो है वो है रिटेल रेंटिंग। तो हमने बड़ी कंपनी से बात कर ली है, हम आते हैं कि हम इंडिविजुअल लोन्स पे। तो बेसिकली एक जो काफ़ी सरप्राइजिंग है ना कि इंडिया में एक तरह से होता है ना कि जब एक इंसान लोन लेता है तो वो हमेशा वापस कर देता है बैंक का, क्योंकि एक तरह से अपनी प्राइड उसका होता है कि लोन लेना है तो वापस ज़रूर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बट अभी जो पूरा इकोनॉमी का हम जैसे सिचुएशन या हालत देखें तो जैसे हम पढ़ ही रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है और इंडिया में सैलरी जो हाइक्स है लास्ट 2 साल से बहुत कम रही है। और जो स्पेशली जैसे जो सारी कॉर्पोरेट कंपनीज फेल हो रही हैं, आईटी कंपनीज है जो अपने वर्कर्स को 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार वर्कर्स को ले ऑफ कर रहे हैं एक बार में। पार्ले जी का जो आया था कि वो 10,000 वर्कर्स ले ऑफ कर देंगे। जेट एयरवेज इनके और किंग फिशर एयरलाइन जिनके एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं मिला कितने टाइम से, तो इन लोगों ने जो लोन्स ले रखे थे, तो एक होता था कि गारंटी की जो सैलरीड पर्सन है वो अपने लोन रीपे कर देगा। ये एक तरह से काफ़ी एक इंडिया में माना जाता है कि इंडिया में जो सेविंग्स है कि हर इंसान अपने पैसे हमेशा बचा के रखता है बैंक में और सैलरीड पर्सन हमेशा लोन लौटाता है। तो ये जो एक सॉर्ट ऑफ पत्थर के लकी टाइप होता था कि ये लोन्स कभी फेल नहीं होंगे, चाहे कॉर्पोरेट भी फेल हो जाए और NBFCs भी फेल हो जाए, बट ये पर्सनल लोन्स कभी फेल नहीं होंगे। तो वो भी अब बदल चुका है। अब ऐसा हो गया कि पर्सनल क्रेडिट में भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं, लोग रीपे नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि इतना ज़्यादा पर्सनल लोन्स का बढ़ चुका है कि क्रेडिट कार्ड का जो टोटल है वो करीब 93,000 करोड़ है इंडिया में आउटस्टैंडिंग, जो पिछले साल सिर्फ आई थिंक 60,000 था। और पर्सनल लोन्स का टोटल इस साल 6.2 लाख करोड़ है, जो पिछले साल से 5 लाख करोड़ था। तो जो मैसिव 1-1.5 लाख करोड़ का पर्सनल आउटस्टैंडिंग है वो बढ़ चुका है। तो और वो फेल हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो उन पे बैंक्स पे भी प्रेशर आ रहा है कि ऑटो लोन्स जो उन्होंने दिए हैं, अब जो गाड़ियाँ खरीदने के लिए लोगों ने पैसे लिए थे, अब वो गाड़ियाँ अगर वो मान लो बेचना चाहते हैं ओपन मार्केट में वापस, वो बेच नहीं सकते हैं। और ये जो पूरा हमारा सॉर्ट ऑफ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के चक्कर में क्रेडिट कार्ड खरीदने लगे लोन ताकि ये अपने ऑफर्स का फ़ायदा उठा सके, उसके बाद में उसको रीपे करने में लोग प्रॉब्लम होती हैं। लोग फ़ोन खरीद लेते हैं महंगे फ़ोन EMIs पे, बट वो EMI जब पे करने की बात आती है तो लोगों को इशू फेस होता है। तो वो भी एक थर्ड लेग है जहाँ पे काफ़ी सरप्राइजिंगली इंडिया में ये है कि वहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरह से होता है ना परफेक्ट स्टॉर्म जिसे कहते हैं कि आप जहाँ बैंक ने लोन दिए हर फ्रंट पे फेलियर हो जाए, कॉर्पोरेट हो या इंडिविजुअल लोन्स, हर जगह उनकी फेलियर हो रही है। तो ये भी एक काफ़ी जो प्रॉब्लम है जो अभी इतनी कंपेयर टू कॉर्पोरेट फेलियर लोन्स, ऑब्वियसली पर्सनल लोन्स में फेलियर रेट अभी भी रिलेटिवली कम है, बट वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। हमने एक पॉडकास्ट ऑलरेडी करी, हम दोनों टॉपिक्स पे इनफैक्ट कि इंडिया की GDP की ग्रोथ क्यों कम हो रही है और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ी, दोनों पे हमने पॉडकास्ट करें, तो आप वो भी सुन सकते हैं। तो उसी का एक तरह से पूरा वो हो गया कि उन्होंने पहले जैसे कंपनी को लोन दिया है तो कंपनी डूब गई और फिर उसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जो लोन्स दिए वो भी अब पैसे नहीं लौटा पा रहे, तो पूरा हर तरीके से बैंक्स चारों तरफ से फंस चुके हैं। आई थिंक पर्सनल लोन में थोड़ा मिससेलिंग भी हुई है लोगों से। तो जैसे कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक से एग्जांपल दिया कि उनकी अंडर राइटिंग या रिस्क डिपार्टमेंट प्रॉब्लम थी, बट इसमें थोड़ा मिससेलिंग भी हुई है कि कई लोग जो ऑलरेडी ओवर लेवरेज थे बिकॉज उनको टारगेट्स पूरा करने के लिए आई गेस बहुत दिए गए हैं, और प्लस इतना इजीली क्रेडिट अवेलेबल है। आप मनी टैप कोई भी आप ऐप खोल ले, 4 ऐप, मुझे एक बार पर्सनल लोन चाहिए था, मुझे 1 दिन के अंदर मिल गया। मैं बस कुछ 2-3 गूगल सर्च किए, ऐप्स देखे, एक ऐप पसंद आया, मैंने ले लिया। सो अब इतना आसान हो गया, आपको क्रेडिट कार्ड ले लिया आप 3-4 जगह से,
और आप किसी लोन एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर दीजिए, बहुत सारे एग्जांपल है ऑनलाइन फोन प्लेटफॉर्म में, मनी बाजार या बहुत सारे। तो उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं कि एक साथ 3-4 जगह आपको अप्लाई करा देंगे लोन के लिए, यहाँ से भी 2 लाख ले लो, यहाँ से 1 लाख ले लो, तुम्हारी लिमिट। अब जैसे अंडर राइटिंग होती है तो आपकी इनकम की एक कैपेसिटी देते हैं, आप कितना लोन दे सकते हैं। बट कई बार जो आपके कॉन्टैक्ट सेल्स पॉइंट होते हैं वो आपको कहते हैं नहीं इतना भी मिल जाएगा, आपको 4 लाख की ही आप दे सकते हैं, तो आपको 8 लाख मिल जाएगा। और 4 लाख भी तभी दे सकते हैं जब आप थोड़ा सा सिकुड़ के रहे, ये नहीं कि आप आराम से रह रहे। तो इतना ज़्यादा इजीली क्रेडिट अवेलेबल है रिटेल साइड पे अभी कि आदमी सोचता नहीं है, आदमी को लगता है, और खासकर जिस तरह से प्रेजेंट होती है चीज़ें, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी कितना दे सकता है ये वो समझ नहीं पाता। तो इसमें काफ़ी मैं मिससेलिंग भी कहूँगा, कई बार EMI रेट भी ठीक से क्लियर नहीं होते। तो इस तरीके से कई लोग क्रेडिट कार्ड, खासकर क्रेडिट कार्ड का आजकल फैशन हो गया है। तो मैं लिटरली कई लोगों को जानता हूँ कि जो बहुत ही गाली देते हैं क्रेडिट कार्ड को, मैंने गलती कर दी लेके, और इतना ज़्यादा लो हैंगिंग फ्रूट है। कोई भी क्रेडिट कार्ड आजकल ईजिली मिल जाता है, अब आप पैसे खर्च करो, आप बाद में दोगे, और ये बाद में देने वाला कल्चर एकदम से जब देने की बारी आती है तब लोगों को रियलाइज़ करते हैं कि भाई इतना बड़ा बिल आ गया, अब इसको पेमेंट कैसे करें, उसके लिए एक और लोन लेते हैं, फिर ये एक नेवर एंडिंग साइकिल होती है। सो आई गेस यहाँ पे तो थोड़ा सा खुद भी इंस्टीट्यूशंस को सावधान रहना पड़ेगा कि आप कितने लोगों को लोन दे रहे हो, बियॉन्ड देयर कैपेसिटी दे रहे हैं, या क्योंकि खासकर काफ़ी लोग इनमें से वो हैं जिनको शायद पहले उतने लोन नहीं मिले थे, वो खुद ही नए हैं इस मार्केट में। तो थोड़ा सा लोगों को कॉशियस होना होगा, खासकर अब की जब तक कि सिबिल रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर आपने लोन का कोई भी डिफ़ॉल्ट किया, या डिफ़ॉल्ट तो दूर की बात है, आपने डिलेड पेमेंट कर दी, एक बार आपका सिबिल ख़राब हो गया, तो आपको आगे कोई बड़ा लोन नहीं मिलेगा। तो आप छोटे लोन के लिए जो आप इजीली रीपे कर सकते थे, आप उसके लिए अपना एक बड़ा हाउसिंग लोन, जो कि सबको लेना होता है लाइफ में, मतलब मिडिल क्लास में हाउसिंग लोन तो लेना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो वो तो डिफॉल्ट है, तो आप उसकी तैयारी करें, आप उसकी तैयारी आपने खराब कर दी। सो ये तो काफी बड़ा इशू है। इनफैक्ट मुझे खुद ही याद है कि जब मैंने पहली बार आई थिंक 2013 में क्रेडिट कार्ड लिया था, तो मेरे को इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी कि मैंने क्या ले लिया। और आजकल मैं देखता हूँ लोगों को जिनके 4-5 क्रेडिट कार्ड सफेद हाथी है हाँ, कि लोग एक पेट्रोल खरीदने के लिए अलग होता है, और फ्लाइट्स के लिए अलग, और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अलग है। तो और हर टाइप के क्रेडिट कार्ड अलग अलग फीचर्स वाले हैं, और लोगों को आजकल सारे रखने होते हैं कि हम हर जगह पे उसका पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। तो एंड में, महीने के एंड में जब उसका सबका इकलौता जोड़ के बिल आता है तो लोगों के फिर टाइट हो जाती है फिर। और उसमें स्पेशली होता है कि जो वैसे उनके रूल्स भी वैसे होते हैं कि जैसे मिनिमम रीपेमेंट अमाउंट इतना है, तो लोगों को लगता है बस उतना ही पे करते, तो अगले महीने देख लेंगे। और वो अगले महीने में जब इतने उनके इंटरेस्ट रेट और डिफॉल्ट फाइन्स जो होते हैं वो लग जाता है, तो वो पेमेंट करना मुश्किल होता रहता है, इम्पॉसिबल हो जाता है तब पेमेंट करना। तो वो एक अलग ही प्रॉब्लम हो जाती। तो ये तो है। तो अब ये बेसिकली 3 अभी जो बैंकिंग क्राइसिस का 3 हमने है जो सबसे में कि NBFCs, कॉर्पोरेट लोन्स और रिटेल लेंडिंग, जैसे तीनों में प्रॉब्लम चल रही है। इसकी वजह से इंडिया का भी ये हाल है। और करीब जैसे मैं बताया था लास्ट 1 साल में 1 लाख करोड़ का लोन्स NPAs बने, तो काफ़ी मेजर इशू तो है। और अभी हमारे सरप्राइजिंगली इसको अभी भी इतना क्राइसिस की तरह माना नहीं जा रहा है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अभी भी कह रहे हैं कि इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो टू बी फ्रैंक आई डोंट थिंक इतना सही स्टैंड है। दे शुड बी मोर अलर्ट। और RBI को आई थिंक अभी भी वो जो इंटरेस्ट क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो इंटरेस्ट रेट और कट करी जा रही है RBI इन अ वे टू हेल्प कि ताकि बैंक्स और लोन्स दे पाए, विच आई डोंट नो माइट बी वेरी रिस्की। अगर इस सिचुएशन में अगर जब NPA इतना हाई अब और लोगों को लोन दे रहे हैं, which is kind of necessary। उससे एग्जिस्टिंग लोन की भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, खासकर हाउसिंग लोन जो बेंचमार्क्ड होते हैं बेस रेट से, उनकी भी कम हो जाती है। आई गेस फ्लोटिंग रेट वाले तो वो भी थोड़ा रिस्की है कि अभी इकोनॉमी को सेव करें या NPAs को कम करें, तो उसका बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना काफ़ी ज़रूरी है। बट ऐसा भी नहीं कि सोल्यूशन क्या है। हाँ, तो मैं कहता कि ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। धीरे धीरे काफ़ी चल रहा है। सबसे पहले जो था कि बैंक्स को कैपिटल दिया जाए ताकि जो उनके जो लोन्स वो लॉसेस फेस कर रहे हैं वो इतना क्रिटिकल ना हो जाए कि बैंक ही फेल हो जाए। तो उसमें तो एक तो मैं अभी डेटा पढ़ रहा था कि लास्ट 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ इंडियन गवर्नमेंट ने बैंक्स को कैपिटलाइज किया है, विच इज़ क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट। और विच इज़ गुड कि एक तरह से बैंक्स अभी भी फेल नहीं हो रहे इस वजह से। बट ये भी है कि वो पैसा फिर ऑब्वियसली इकोनॉमी की ग्रोथ में नहीं जा सकता। एक तरह से बैंक्स को कैपिटल रेज करने में जा रहा है तो एक तरह से वहाँ पे फंस रहा है वो पैसा।
तो ये तो करा ही है, विच आई थिंक ये एवरीबडी अग्रीड कि ये तो बहुत ज़रूरी था ही कि इंडियन गवर्नमेंट इस तरह से हेल्प कर। दूसरा जो कंट्रोवर्शियल थोड़ा जो सेकंड स्टेप है, जो मर्जर की बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कि जो ऑलमोस्ट 14 आई थिंक नेशनल बैंक्स हैं इंडिया में, और उनको मर्ज करके आई थिंक 8 करने का प्लान है, ऐसा कुछ है। तो वो भी काफ़ी है कि इतने ज़्यादा बैंक्स हैं अलग अलग, तो उनको एक बार मर्ज कर देंगे तो जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं थोड़े, वो वीक बैंक्स को हेल्प करेंगे मर्ज होने के बाद, कि थोड़ा बैलेंस उनकी बैलेंस शीट बेसिकली थोड़ी कम रिस्की हो जाए। बट उसमें भी काफ़ी अपोजिंग व्यूज़ है आई गेस। तो कुछ लोगों का है कि यही कहना है कि आप जो अच्छे बैंक्स हैं उनको भी एक तरह से मीडियोकर कर देंगे, क्योंकि जिन्होंने अच्छे NPAs लो रखे हैं उनको भी दूसरे बैंक के लोन से बर्डन हो जाएंगे। और कई लोगों का ये कहना है कि जब ऑलरेडी जो बैंक्स काफ़ी जो जिनके हाई NPAs हैं उनको बेसिकली ऐसे कोई भी बैंक नहीं है इनफैक्ट जो इतना अच्छी पोजीशन में हो, तो बैंक्स मर्जर करने कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला। इनफैक्ट जो उसमें ऑपरेशनल खर्चे होंगे और वो दैट विल बी एडिशनल बर्डन की मर्जर में खर्चे, हाँ मर्जर के खर्चे वो बैंक पे ही आ जाएंगे। तो ऑलरेडी बैंक्स इतने लॉसेस सफ़र कर रहे हैं, तो इस समय ये मूव करना भी काफ़ी रिस्की हो सकता है कि उनको इन सब NPAs मॉनिटर करने की जगह वो इन सब चीज़ों में लग जाए, कि एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट और इन सब में लग जाएँ, तो वो एक तरह से ओवर बर्डन हो जाएगा उस बैंक्स के ऊपर, और वो और प्रॉब्लम हो सकता है। कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी, रनिंग कॉस्ट कुछ टाइम के लिए, और एफिशिएंसी कम होने की रिस्क है, तो वो भी एक है इशू। बट इस पे तो काफ़ी हुआ है कि मर्जर का देयर इज़ नो क्लियर कट, ये काफ़ी पहले से प्रपोज्ड है और कई सालों से, बट अब वो उसको काफ़ी जल्दी करना चाहता है, कि वो अभी गवर्नमेंट का ये बिलीफ है कि ये अब इस टाइम के लिए अच्छा मूव है। बट आई डोंट नो, इसमें तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? बैंक्स मर्जर की तो बात काफ़ी पहले से हो रही है, मतलब NPA क्राइसिस पहले से। तो बेसिक आइडिया ये भी था एक बैंक मर्जर का कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं, इतने बैंक्स किसी कंट्री में होते नहीं है। अब उसका रीज़न उससे होता क्या है कि कई बार खासकर जो अर्बन मार्केट्स है उसमें बैंक्स आपस में ही क्लैश करते हैं, और एक दूसरे कोई जैसे खासकर सेविंग और करंट अकाउंट की जो फाइट होती है वो आपस में करके वो लड़ मर जाते हैं। तो अगर कम बैंक्स होंगे तो फिर एक तरीके कंसोलिडेटेड आपस सेल्स की फाइट नहीं होगी, तो वो फोकस कर सकते हैं अदर चीज़ों पे। तो ये इस तरीके से तो मैं काफ़ी एग्री करता हूँ कि अब इतने सारे छोटे छोटे बैंक्स का कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए NBFCs में प्रॉब्लम क्या है मॉनिटर करना, वो 50 बैंक रहेंगे, 18 कमर्शियल, आई गेस शेड्यूल्ड बैंक है हमारे यहाँ, तो 23 है आई गेस। तो अब इतने सारे बैंक है, अब वो फिर कई ओल्ड प्राइवेट सेक्टर है, कुछ नए प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी बैंक है, जो गवर्नमेंट सरकारी बैंक, तो इन सब का इतना ज़्यादा होना, और कई जगह तो मतलब वो आपस में ही लड़ रहे हैं क्लाइंट्स के लिए। तो अगर वो एक साथ मर्ज हो गए, कम एंटिटीज बने, तो वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, वो उनके पास ऑलरेडी एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ क्लाइंट्स होगा, जो रेवेन्यू होगा, जो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। दूसरी चीज़ देखिए, अगर जैसे कि देना बैंक का मर्जर अगेंस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा से होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी अच्छा बैंक है, देना बैंक काफ़ी वीक बैंक है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्होंने अभी मर्जर नहीं किया तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि इंडिया में बैंक्स को फेल करना अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कॉमन मैन का पैसा लगा हुआ है। तो बैंक डिपॉजिटरी इंश्योरेंस होता है, उसमें 1 लाख रुपये मिलता है, जिससे घंटा कुछ नहीं होने वाला किसी का। सो अब सोल्यूशन क्या है, बैंक्स को फेल नहीं कर सकते, तो फिर ये वो बेल आउट करेंगे। वो बेल आउट करने का पैसा नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का पैसा इतना है ही नहीं कि वो बेल आउट कर सके। अमेरिका खुद ही RBI से पैसे खुद ही RBI लेते हैं। अब वो अभी बाद में बेल आउट करेंगे तो उसके कम खर्चे में अभी ये मर्ज करके शायद कर सकते। तो अगर मर्जर कर दिया तो आई गेस अब बैंक ऑफ बड़ौदा की हालत खराब हो गई, क्योंकि दोनों बैंक आए वो उतने अच्छे थे नहीं वहाँ पे। तीसरा बैंक आई डोंट नो कौन सा था, सिंडिकेट है कोई था। सो अब ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की हालत खराब हो गई, विच कुड बी डेंजरस कि अब ये भी शायद घुस जाए आगे चल के। बट इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अब RBI को 4-5 बैंक या गवर्नमेंट को 4-5 बैंक पे फोकस करना पड़ेगा, कि जो कि क्रिटिकल है, उनको इजीली मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उनका कितना कैपिटल इन्फ्यूजन करना है वो अभी कर सकते हो। सो उस हिसाब से इतना कोई गलत स्टेप नहीं है। बट बेसिक प्रॉब्लम रिमेन्स कि कोऑपरेटिव बैंक्स और NBFC तो इतनी शैडो बैंकिंग चल रही है कि इसमें क्या है। तो एक तो थोड़ा सा कोऑपरेटिव बैंक के में भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, कि जिस तरीके से उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर या जो भी गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उस पर कैसे इलेक्शन हो रहे, कैसे लोग घुस रहे। क्योंकि अगर वहाँ पे भी ऐसे ही चलता रहा तो बहुत स्टेट जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, वहाँ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंकिंग है, तो बहुत लोगों का नुकसान होगा। तो एक तो वहाँ पे भी देना होगा। दूसरा NBFCs को भी थोड़ा सा
हमें इनको कंट्रोल करना होगा इन द सेंस कि कैसे किस तरह की लेंडिंग हो रही, क्या नॉर्म्स है, या तो अलग रेगुलेटर बनाए एनबीएफसीज के लिए, या एनबीएफसी लाइसेंस पे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आज के एनबीएफसी लाइसेंस लेना बहुत आसान होता है। तो क्वालिटी ऑफ लेंडिंग क्या है, और अब तो फिनटेक वगैरह आ गए हैं तो अब तो और ज़्यादा ईजिली ये सब चीज़ें होंगी। और बैंक्स को भी ये देखना होगा कि एनबीएफसीज को, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमन ने भी कहा था कि उनको लिक्विडिटी एनबीएफसीज के लिए मेंटेन होगी, बट दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव नो थिंग कि अगर आपको एनबीएफसीज की मतलब उनको लिक्विडिटी मेंटेन करना है तो बैंक्स एक्सपोजर लेंगे, तो ये तो और डेंजरस है। तो खासकर जो एनबीएफसीज जो कि प्रॉब्ली कॉर्पोरेट को देते हैं या जिनका कोई नॉर्मल इंडिविजुअल से इतना रिलेशन नहीं है, तो दैट शुड बी अलाउड टू फेल कि लगातार उसमें बैंकों का पैसा, जिसमें कि डिपॉजिटर्स, कॉमन डिपॉजिटर का पैसा है, अच्छा कि एनबीएफसी को फेल ही करने दो कि कम से कम कॉमन मैन तो इफेक्ट होगा ही, बट इतना नहीं होगा, और शायद बैंक थोड़े कुछ लेवल तक वो झेल जाए, बट रेगुलरली पैसे डालने से तो अच्छा है फील्ड में। तो यही 2-4 चीज़ें हैं, और कुछ अपनी अंडरराइटिंग टीम को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक्चुअली आरबीआई एक कोर्स भी लाई थी कि 2 बैंकर्स हैं खासकर पीएसबी वाले, उनको क्रेडिट प्रोफेशनल टाइप का कोर्स था कि आपको ये पास करना पड़ेगा एग्जाम, तभी आप क्रेडिट मैनेजर बन सकते हैं कॉर्पोरेट के। सो इस तरह की चीज़ें भी लानी पड़ेगी कि कुछ रिस्क मैनेजमेंट में इंटरनल ट्रेनिंग या स्ट्रक्चरिंग की, कैसे आप रिस्क ले रहे हैं, क्या क्या गलतियां हुई है, जो गलतियों से सीखना कि आपने जो लोन खराब किए, एक प्रॉब्ली एक एक्सेलेंस सेंटर बनाना पड़ेगा अंडर राइटिंग में कि आपने क्या कैसे कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी होगी। आई गेस ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो कि किए जा सकते हैं। राइट। तो या ऑन दैट नोट बेसिकली एक ही काफ़ी प्रॉब्लम में तो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बट अभी भी इतना कोई आई गेस क्राइसिस से थोड़ा ही पीछे हैं हम अभी, तो अभी भी स्टेप्स लेने चाहिए और इसको रोकने के लिए। सो तो अगर आप लोगों के भी कोई व्यूज़ हैं या कमेंट्स इसके बारे में, तो प्लीज़ फ्री फील टू लेट अस नो, और अगर कोई क्वेश्चंस भी है वो भी आप डाल सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड आई होप ये आपने एक थोड़ा डिस्कशन एंजॉय की, थोड़ी बहुत ही फाइनेंशियल आई एम श्योर ड्राई डिस्कशन थी, बट बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंड द एंड पैसा ही चलाता है ज़िंदगी को। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग इन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।